नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएसएससी क्रैकर्स पे। मैं आपका नेशनल जीके एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज हम करने वाले हैं नेशनल जीके। तो अब की बार सीईटी पार इसका दावा है आपके साथ। पिछली परीक्षाओं के आधार पर प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके बेस पे हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। एक ही संकल्प एक ही लक्ष्य को लेकर चलेंगे ताकि सीईटी पार हो। डेली आप जुड़िए लाइव मेरे साथ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि वीडियो को शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा। क्या करना है? वीडियो को बच्चों शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पैरा ओलंपिक जो गेम हुए थे आपके, पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो गैस आपके पास इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दीपा मलिक। अब दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? उन्होंने जीता था रजत पदक। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। और ये जो पैरालंपिक खेल हुए थे आपके 2016 में हुए थे। अगर हम बात करते हैं तो जो दीपा मलिक है वो किस खेल से संबंधित है? ये है शॉर्ट पुट से। शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट को बोलते हैं आपका गोला फेंक। गोला फेंक, गोला फेंक से संबंधित थी, यानी आपका जेवलिंग थ्रो भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद इसमें और आपसे क्या पूछ सकता है कि जो दीपा मलिक है वो कहां से बिलोंग करती है? वो हरियाणा सोनीपत से, हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती है। अब और इसमें साइना नेहवाल, साइना नेहवाल के बारे में पूछ सकता है। साइना नेहवाल भी हमारी क्या है? बैडमिंटन प्लेयर है। उन्होंने भी हाल ही में जो आपका कौन सा था? कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला रही थी? दूसरी महिला रही थी, कौन रही थी वो? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सुषमा स्वराज का जो जन्म है वो हुआ था 14 फरवरी 1952। 14 फरवरी 1952 अंबाला छावनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था बच्चों। अंबाला छावनी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो अभी 2-3 साल पहले यानी 6 अगस्त 2019 को हुई थी। और इनके नाम पे अंबाला छावनी का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, सुषमा स्वराज के नाम पे। और इसमें महान हस्तियां उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास गीता फोगाट। गीता फोगाट ने 2010 में, कुश्ती की प्लेयर है, 2010 में इन्होंने जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीता था। और ये पहली ऐसी कुश्ती की प्लेयर थी जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, महिला पहलवान। उसके बाद बात करते हैं मानुषी छिल्लर की। मानुषी जो छिल्लर आपकी मिस इंडिया बनी थी 2017 में। और इनके बारे में भी अगर बात करते हैं तो ये कहां की रहने वाली थी? रोहतक की, रोहतक हरियाणा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी, महान हस्ती। सबसे पहले तो भी क्वेश्चन देखा था मैंने हाल ही में कि इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो इंदिरा गांधी का अगर पूरा नाम बात करते हैं, इंदिरा प्रिय दर्शिना, प्रिय दर्शिना गांधी, इंदिरा प्रियदर्शिना गांधी। और ये क्या थी? इंदिरा गांधी जी जो पीएम बनी थी बच्चों आपकी 1966 से 1977 तक पीएम रही थी ये 3 बार। उसके बाद क्या हुआ? बाद में फिर दोबारा 1980 से 84 तक रही। उसके बाद इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी या इनको मार दिया गया था। अब एक और चीज बताता हूं आपको। इंदिरा गांधी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी। एक आयरन लेडी की तरह ट्रीट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको कमेंट में बताना है कि इनके टाइम पे जो आपातकाल लगा था वो कौन सा लगा था और किस में आता है वो। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वारंट क्या होता है? वारंट क्या होता है? वारंट होता है आपको
बेसिकली न्यायालय द्वारा एक गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है। यानी वारंट क्या निकलता है, मान लीजिए कोई बंदा है, उसने कोई क्राइम किया है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसके लिए गिरफ्तारी के लिए निर्देश देगा, इसको जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार कर लीजिए। बेसिकली 24 का टाइम देगा, उसके बाद बढ़कर ज्यादा भी हो सकता है। तो वारंट उसे कहते हैं जो न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का आदेश होता है। यानी आपने मूवीज में देखा होगा कि वो कहते हैं वारंट क्या है आपको अरेस्ट करने का, तो एक पेज दिखाते हैं, वो वारंट होता है न्यायालय द्वारा जारी। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास है बीपीआरडी का पूर्ण रूप। अब बीपीआरडी क्या होता है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहां पे क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये करता क्या है, बेसिकली ब्यूरो ऑफ रिसर्च पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका क्या कार्य करता है, परामर्शदाता है। ये पुलिस को परामर्श देता है, यानी परामर्श का कार्य करता है कि किस तरीके से आपको वर्क करना है, किस तरीके से अरेंजमेंट करनी है कोई भी काम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 के अनुसार मानकीकृत दुग्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो हरियाणा पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, और इसमें देने का मतलब क्या था इसका, कि इसमें पशुपालन से रिलेटेड आता है थोड़ा, अगर इस फॉर्म में पूछा जाता है और ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बनता है, तो आपका जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यानी दूध में मानक वसा न्यूनतम आपकी 4.5% और वसा रहित यानी वसा नहीं हो, वसा रहित ठोस न्यूनतम कितना हो, 8.5% हो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी। हड़प्पा के जो बेसिकली यहां से हम देखें, सड़कें भी थी, नियोजित कृषि, जल निकासी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है हड़प्पा की। अगर हम बात करते हैं जल निकासी क्या होता था, देखिए घरों में बिल्कुल अरेंजमेंट में सीक्वेंस में जल आने का सिस्टम था इनका, जल निकासी, और यहाँ पे नालियां बनाई थी, ऐसी ग्रिड प्रणाली थी ना इनकी। अब घरों के आसपास ये बिल्कुल नालियां इस तरीके से बनाई गई थी दोनों तरफ। आज भी इसी फॉर्म में क्या चल रहा है, जल निकासी का कार्य चल रहा है। अब और इसमें क्या बात करते हैं, देखिए हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं, हड़प्पा की खोज आपकी कब हुई थी, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। और किसने की थी हड़प्पा की खोज, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। और हड़प्पा आपसे कभी पूछ लिया था किस नदी के किनारे है, तो नदी किनारे किसके है, रावी नदी किनारे, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। यानी आपका जब 1954 से 63 तक क्या हुआ था, खुदाई यानी उत्खनन कार्य हुआ था, तब 1921 में दयाराम साहनी के थ्रू क्या हुआ था, हड़प्पा की खोज की गई थी। रावी नदी के किनारे बेसिकली पाया जाता है। उसके बाद आपके पास एक और चीज पूछ ली जाती है, मान लीजिए आपके पास मोहनजोदारो पूछ लिया, मोहनजोदड़ो अगर आपसे पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो आपका कहां पे है, तो मोहनजोदड़ो आपका कहां पे है, ये 1922 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी, 1922 में खोज किसने, राखालदास बनर्जी ने की थी इसकी खोज। और इसको और क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, क्योंकि यहां से आपके काफी कंकाल वगैरह मिले थे, मृतकों का टीला। और अगर इसकी खोज की बात करते हैं तो 1922 हो गया। और इसमें आपसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उसमें कुछ बताने के लिए ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया। जो खानवा का युद्ध हुआ था ना बच्चा आपका, वो था 16 मार्च 1527 को। अब ये हुआ किसके था बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन में राणा सांगा नहीं है, तो आंसर आएगा हसन खान मेवाती, क्योंकि हसन खान मेवाती ने साथ किसका दिया था, राणा सांगा का साथ दिया था इन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर को हराने के लिए। और खानवा के युद्ध बेसिकली एक दूसरा युद्ध था बाबर द्वारा, क्योंकि आपका उससे पहले 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और
इब्राहिम इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसकी क्या हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। हर्षवर्धन हर्षवर्धन जो हमारा एरिया है यहाँ पे कुरुक्षेत्र का थानेसर एरिया, उसकी ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ाएंगे, हर्षवर्धन से रिलेटेड है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण बेसिकली होता क्या है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण को बताता हूं मैं आपके पास क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे को ना अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो क्या करता है, कानून का सहारा लेता है। तो वो क्या करेगा, कानून का सहारा लेगा। कानून का सहारा लेगा। कैसे सहारा लेगा, अगर उसे मतलब अरेस्ट कर लिया या हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, तो वो एक अपील करता है किसके पास, अदालत में अपील करता है कि इसको चेक किया जाए क्योंकि मैंने तो ये दोष नहीं किया। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, मान लीजिए किसी बंदे को क्या किया गया है, अरेस्ट कर लिया गया पुलिस द्वारा, तो वो अदालत क्या करती है, उसे अपने समक्ष बुलाती है 24 घंटे के अंदर अंदर। 24 घंटे में अपने समक्ष बुलाएगी और वहां पे उसकी डिटेल्स चेक करेगी कि इस बंदे ने वाकई में कोई जुर्म किया है या नहीं किया। तो अगर उसने नहीं किया तो उसे रिहा कर दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण बेसिकली रिहाई के लिए अपील होती है, रिहाई के लिए अपील होती है एक तरह से ये कैदी द्वारा। अब इसका क्वेश्चन क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो आंसर है वो क्या गया, ये आंसर है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। क्योंकि अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण में उस बंदे को पकड़ लिया, ठीक है, तो पुलिस उसके साथ, मान लो किसी बंदे ने कहा पुलिस से कि इसने जुर्म किया, पुलिस को नहीं पता कि उसने जुर्म किया है और पुलिस उसका रिमांड ले या उसको टॉर्चर करे, तो वो बंदा तो बेचारा बेकसूर था। तो उस कंडीशन में व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ही पेश करना पड़ता है जल्दी से जल्दी, क्योंकि न्यायालय ही इसका फैसला करता है कि इसने जुर्म किया है या नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में सत्य है। देखिए चुनाव आयोग होता है मतदाता सूची बनाता है, पर्यवेक्षण करता है उसके बारे में कि किस तरीके से डिवाइड करना है एरिया, चुनाव समय सारणी तैयार करेगा यानी किस टाइम पे चुनाव होंगे, राजनीतिक दलों तो को मान्यता देगा कि कोई नए दल बन रहे हैं उनको किस लेवल पे मान्यता देनी है, मतलब राज्य के दर पे देना है या छोटे से एरिया के, संपूर्ण देश में चुनाव को विलंबित या रद्द कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मान लीजिए कोई आपदा आ गई तो विलंब करना है या कोई और इश्यू हो रहा है तो उस बेस पे क्या होता है, विलंब कर सकता है। और ये सारे के सारे कथन क्या है, उपरोक्त सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र आईडीबीसी, देखिए आईडीबीसी भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र क्या करता है, एक तरह से जीव विज्ञान से रिलेटेड आंकड़े बनाता है। अब इसके कथनों पर विचार करते हैं। यह भारत में जीव विज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय कोष है, जी बिल्कुल है। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र आरसीबी, ये क्या करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है जहां पे जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी बनाया गया है, बिल्कुल भारत के साथ सहयोग में स्थापित किया जा रहा है। तो बिल्कुल दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन कथन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को डैश घंटों के भीतर मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 24 घंटे। बिल्कुल बंदी प्रत्यक्षीकरण की तरह होता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई टॉर्चर किया तो हो सकता है वो क्या करे, सुसाइड भी कर सकता है। उस केस में क्या करती है अदालत या मैजिस्ट्रेट, क्या करेगा, अगर वो गुनाहगार होगा तो उसको सजा देगी या रिमांड लेंगे उसका, फिर वो जेल में डाला जाएगा, सेल में डाला जाएगा। लेकिन अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया तो उसकी रिहाई भी देनी पड़ेगी, तो वो काम है मैजिस्ट्रेट का। तभी कहते हैं कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर जो व्यक्ति है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथोरा कहा जाता है। राय पिथोरा बेसिकली पृथ्वीराज चौहान, या इसको तृतीय भी बोला जा रहा है, कहीं जगह क्वेश्चन में देखा राय पिथोरा पृथ्वीराज तृतीय अगर आपके पास आ जाए तो राइट आंसर करेंगे। अब पृथ्वीराज चौहान
कई जगह पृथ्वीराज चौहान, चौहान को बेसिकली चौहान भी कहा गया है। तो पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1991 और 1992 में तराइन के युद्ध लड़े थे, तराइन के युद्ध लड़े थे। अब जो तराइन का युद्ध था ना बच्चों, वो आपका किसके साथ था? अब जो तराइन का युद्ध था, बाबर, सॉरी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में था। पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो पृथ्वीराज चौहान का जो पहला युद्ध हुआ था तराइन का 1991 में, उसकी हुई थी पृथ्वीराज चौहान की विजय। दूसरे में हुई थी मोहम्मद गोरी की विजय, मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1955 में एस आर राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? एस आर राव ने बेसिकली आपकी जो खुदाई की थी ना, तो वो की थी लोथल की, लोथल की खुदाई की थी। तो लोथिकली बेसिकली जो लोथक है ना आपका बंदरगाह है, वो क्या है? बंदरगाह थी। अब 1954 से लेके 1963 तक खुदाई चल रही थी किसकी? हड़प्पा की, हड़प्पा की खुदाई चल रही थी। तो उसके दौरान ही हमारा लोथल भी था जो बेसिकली बंदरगाह था। अब आपसे पूछा जाता है कई बार, इसमें सभी की डिटेल चेक कर लेते हैं। धोलावीरा, अगर धोलावीरा की अगर हम बात करते हैं तो जगतपति जोशी, जगतपति जोशी ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। और कई जगह इसको जेपी जोशी बोला जाता है। धोलावीरा की जो खोज हुई थी वो आपकी हुई थी 1968 में। मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, मृतकों का टीला कहा जाता है। राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मृतकों का टीला कहा जाता है। कब की थी? 1922 में, 1922 में खोज की गई थी इसकी। उसके बाद आपके पास क्या बचा? काली बंगन, यहां पे काले रंग की चूड़ियां मिली थी बच्चों। क्या मिली थी? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां मिली थी। और अगर इसकी खोज की बात करते हैं तो बेसिकली कालीबंगा है कहां पे? राजस्थान में, राजस्थान में। और इसकी खोज की थी ए एन घोष, ए एन घोष। इनका जो पूरा नाम है वो है अमलनंदा घोष। काले रंग की चूड़ियां मिली थी, तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसको बच्चों? लोथल। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश के बाद अस्तित्व में आई। तो प्रधानमंत्री की कार्यालय की शपथ ली जाती है, उसके बाद जो मंत्रिपरिषद है वो अस्तित्व में आती है। क्योंकि क्या होता है, कभी भी आपका मंत्री, जो प्रधानमंत्री अगर वो हट जाता तो आपका मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है बच्चों? भंग हो जाता है। अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद में आपका कौन कौन होते हैं? देखिए, मंत्रिपरिषद में राज्यसभा होगी, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कौन होगा? राज्यसभा, लोकसभा और आपका कौन होगा? राष्ट्रपति होगा इसमें। और इसके साथ साथ एक मंत्रिमंडल भी होता है, इसमें कैबिनेट मंत्री बोला जाता है, बेसिकली कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री। दोबारा बता देता हूं आपको, ये मंत्री परिषद के, सॉरी आपका ये संसद की बात की गई थी, संसद के बारे में बताया मैंने। ये क्या है? संसद के बारे में। दोबारा बता देता हूं, मंत्री परिषद में आपका कौन कौन होंगे? कैबिनेट मंत्री, मंत्रियों की बात हो रही है, कैबिनेट मंत्री होंगे। क्योंकि मंत्रियों की बात पहले मैंने आपको संसद के बारे में बताया था। कैबिनेट मंत्री होगा, राज्य मंत्री होगा और कौन होगा? उप मंत्री, उप मंत्री। ये सारे किस में होंगे? मंत्री परिषद में होंगे। अगर हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं
मंत्रिमंडल की अगर हम बात करते तो मंत्रिमंडल में आपको कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं उसमें। अब प्रधानमंत्री की शपथ के बाद ही क्या होगा, मंत्रिपरिषद क्या आएगा, अस्तित्व में आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपका प्रधानमंत्री किसी तरीके से उसको निलंबित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है या अध्यादेश जारी कर दिया जाता है उसके खिलाफ, तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, आपकी भंग हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री को क्या करना है, निलंबित करना है, निकालना होता है, तो कम से कम ना 200 लोकसभा के 270 सदस्य, 270 से 273 सदस्य विपक्ष के क्या करेंगे, वोट करेंगे, उस कंडीशन में इनको निकाला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों को एकत्र होने पर रोक लगाता है। तो ये आपका भारतीय नहीं लगाएगा, नागरिक भी नहीं लगाएगा, आपराधिक दंड होगा। आपराधिक दंड संहिता की धारा 144, जिसमें 4-5 लोग अगर इकट्ठा हो जाते तो उनको अरेस्ट करने का बिल्कुल होता है कि 144 धारा लगी हुई है। इस केस में वैसे तो इकट्ठा ही नहीं होते। तो गाइस ये था आज का सेशन, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए, टेलीग्राम से जुड़िए और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एचएसएससी के लिए स्पेशल बैच चला हुआ, पीडीएफ हर सब्जेक्ट की मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस करवाए जा रहे हैं, 200+ पेपर आपको करवाए जाएंगे। सीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वहां पे आपका चल क्या रहा है, वहां पे चल रहा है आपको एक इंडेक्स दिया जाता है, दिया गया है पूरे सिलेबस का, डेली वाइज आपको क्या दिया जाता है, उसकी थ्योरी दी जाती है मॉर्निंग में, और इवनिंग में उसी का आपको क्या दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, और उसके बाद आपकी ये लाइव क्लास भी चल रही है। तो ये सोने पे सुहागा वाली कंडीशन है, यानी थ्योरी करोगे 200+ अगर आप प्रीवियस पेपर करते हो तो आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये हमारा चैनल देख सकते हैं आप HSSC क्रैकर पे जाके। सो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।